नमस्कार, स्वागत है आपका JN24 क्राइम न्यूज में। और जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं सभी ठीक ठाक होंगे। और जुड़ने के साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और हमारी स्टोरी जो है वो सुन सके। और अगर किसी के पास जेन्युइन कोई स्टोरी है तो उस स्टोरी को भी हमारे साथ साझा करें या मेल पे भेज दें। हम उस स्टोरी को अपने चैनल के माध्यम से सुनाएंगे और लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आज की स्टोरी शुरू करते हैं 10 जुलाई 2023 की। बात है 10 जुलाई 2023 की। मुंबई में एक जगह है जिसका नाम उरण है। उरण में एक अंधेरा सी जगह है, अंधेरी जगह है, जहां पर एक सड़क के किनारे एक लाश लोगों को दिखती है। उसके बाद वहां से एक अनजान व्यक्ति पुलिस स्टेशन, वहां के पुलिस पे कॉल करता है। उसके बाद जानकारी देता है, कहता है यहाँ सड़क के किनारे अंधेरे में एक लाश पड़ी है। उसके बाद वहां वो पुलिस जो है वो वहां के लोकल पुलिस को कॉल करती है और लोकल पुलिस को कॉल करने के बाद जो है वहां पर जो लोकल पुलिस है वो पहुंचती है। और उसके बाद वहां पर पहुंचने के बाद जब वहां जाकर देखती है पुलिस, तो मुआयना करती है, तो वो एक लेडीज की लाश थी जिसकी उम्र करीबन 55 साल थी। और फिर उसके बाद आसपास की छानबीन करने लगती है कि कोई सबूत मिले जिससे इस लाश की जो है वो शिनाख्त हो सके। लेकिन उसके आसपास भी कुछ नहीं मिलता कि उस बॉडी की पहचान हो सके आखिरकार ये महिला जो है वो कौन है, क्योंकि उस लाश के ऊपर ना तो कोई कपड़ा था और ना ही कोई गहना जिससे उसकी पहचान की जा सके। पुलिस काफी आसपास की छानबीन करती है लेकिन कुछ नहीं मिलता। लेकिन थोड़ी दूरी पे एक बॉक्स मिलता है, चश्मे का बॉक्स। जैसा कि अगर हम कहीं जाते हैं चश्मा बनवाते हैं, जो नंबर वाले चश्मे होते हैं, ज्यादा एज के बाद जाहिर सी बातें हैं आंख जो है वो थोड़ी वीक हो जाती है तो लोग चश्मा बनवाते हैं। वैसा उस महिला ने भी शायद किया था। उसने वो चश्मा बनवाया था और जिस पे बनवाया था उस ऑप्टिकल का वहां पर नाम लिखा था और नंबर लिखा था। लेकिन पुलिस उस चश्मे को बॉक्स को वहां से तो लेकर पुलिस स्टेशन गई और बॉडी को जो वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन वो चश्मे का बॉक्स मिला था उसे पुलिस लेकर तो गई थी, लेकिन पुलिस को ये पक्का यकीन तो था ही नहीं कि ये जो बॉक्स है वो वाकई जो मरने वाली महिला है उसका है या कोई आते जाते राह में कोई फेंक गया, गिर गया, किसी का गिर गया। क्योंकि लाश जो वो सड़क के किनारे मिली थी तो जाहिर सी बात है कई बार होते हैं लोग फेंक देते हैं सड़क के किनारे चीजें, कई बार लोगों की गिर जाती हैं, तो उस पर भी यकीन करना इतना लाजमी नहीं था कि वाकई ये जो मरने वाली महिला थी ये बॉक्स उसी का हो सकता है। लेकिन कुछ सबूत हाथ नहीं लगा, इसलिए उस महिला की जो फोटो उस टाइम जो पुलिस वालों ने क्लिक की थी और वो बॉक्स लेकर उस पते पर पहुंची पुलिस जहां से वो चश्मा लिया गया था। उसके बाद वहां पर पहुंची, वहां पर पूछताछ की। जो दुकान का मालिक था उसने फोटो दिखाया। उस दुकान के मालिक जो था उसने कहा जी हाँ, ये महिला जो है वो हमारी रेगुलर कस्टमर है और इसका नाम जो है वो भारती है। ये हमारी रेगुलर कस्टमर है, यही थोड़ी दूर पे ही वो रहती है। उसके बाद जब उसका नंबर पता सब कुछ उस दुकान से मिल जाता है, वो लोग उस गांव में जाते हैं, उस इलाके में जाते हैं जहां पर ये महिला यानी कि भारती रहती थी। तो वहां पर भारती के आस पड़ोसियों से जब पूछताछ होती है तो वो कहते हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं, लेकिन हमने 10 जुलाई के बाद भारती को अब तक नहीं देखा। 10 जुलाई 2023 के बाद हमने नहीं देखा। लास्ट बार जब वो यहाँ से घर से निकली थी तो ये कहकर निकली थी कि वो अपनी बेटी और दामाद से मिलने जा रही है। बस इतना कहकर वो यहाँ से निकली थी। उसके बाद हमने उसे नहीं देखा। हमें यही लग रहा है कि वो अपनी बेटी दामाद के घर होगी। हमें नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, ऐसी घटना भी घटी है। उसके बाद पुलिस वहां से आती है तो जो उस दुकानदार की मदद से जो नंबर मिला था भारती का, उस नंबर की मदद से जो है फोन के सारे कॉल रिकॉर्ड खंगाले गए कि 9-10 जुलाई के बीच के जितने भी लोगों से उसने बात किया था, किन किन लोगों से बात किया था, लास्ट कॉल किन के पास गई है। मैक्सिमम जब कुछ नहीं मिलता तो प्रयास जो पुलिस का यही रहता है कि कॉल रिकॉर्ड से कुछ ना कुछ सबूत जो वो मिल सके। उसके बाद जो है पुलिस जब नंबर खंगालती है तो लास्ट में जो कॉल खंगालती है 9-10 के बीच में लास्ट कॉल की होती है, बात जो हुई होती है कई बार उसके दामाद से हुई होती है। तो जैसा कि पड़ोसियों से बातचीत करके यही पता लगा था कि वो अपनी बेटी और दामाद से मिलने जा रही थी,
तो पुलिस वालों को लगा कि शायद जो है दामाद ने कॉल किया हो और ये पूछ रहा हो कि आप कहाँ पर पहुंची हैं, कहाँ पे नहीं पहुंची हैं और कहाँ कब चली हैं, किस टाइम चली हैं, कहाँ लेने आना, या कुछ ऐसी जानकारी शायद वो लेने के लिए फोन कर रहा हो। लेकिन उसके बाद भी कोई कॉल डिटेल नहीं थी। 9 और 10 के बीच की जितनी भी कॉल रिकॉर्ड खंगाली गई थी, बस उसमें जो लास्ट कॉल थी बस उसके दामाद की थी। उसके बाद जो है पुलिस वालों ने उसके दामाद पर जो है नंबर निकाल के उसके दामाद के पास कॉल किया और दामाद के पास कॉल करके उससे पुलिस स्टेशन बुलाया कि उससे हम पूछताछ करते हैं। जब पुलिस ने बुलाया तो जो उसका दामाद है उसकी उम्र 47 साल है और उसका नाम मयूरेश अजीत गंभीर था। वो पुलिस के पास बेखौफ होकर गया और पुलिस ने उससे फोटो दिखाया। उसने कहा कि ये आपकी सास है। उसने कहा हाँ, और वो रोने लग गया। और उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर और उसके रोने के तरीके से देखकर पुलिस को उस पे जो है वो डाउट होने लगा। जो कहानी उसने सुनाई कि वो लास्ट बार अपनी सास से इसलिए बात कर रहा था कि बस वो पूछना चाहता था वो घर से निकली या नहीं निकली, कहाँ पहुंची है। पहले उसने यही बताया पुलिस वालों को, लेकिन उसके बॉडी के हाव भाव से ये लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। उसके बाद ने पुलिस ने उस पर शक करते हुए लास्ट लोकेशन जो है वो मिलाना चाहा कि लास्ट लोकेशन देखते हैं कि जब उसकी डेथ हुई, जब वो महिला मरी, उसमें लास्ट लोकेशन उसके आसपास किसकी है, और वो लास्ट लोकेशन जो है वो उसके दामाद की पाई गई। यानी कि जो लास्ट बार जिससे बात हो रही है उसकी भी लास्ट लोकेशन जहां पर वो बॉडी मिली है उसके आसपास मिलती है। और उधर जो है बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस जो है वो हैरान हो जाती है। कहती है कि जिस तरह से इस महिला को मारा गया है, पहले सर में 2 गोली मारी गई है, उसके बाद तेज धार जो है चाकू से उसका गला काटा गया था। पुलिस आखिरकार सोच रही थी इतनी हैवानियत, इतनी भी क्या ऐसी रंजिश थी कि 2 बार गोली मारने के बाद भी, कि 2 गोलियां मारने के बाद भी उसे चैन नहीं आया, सुकून नहीं मिला कि उसने उसका गला भी काट दिया। फिर इधर शक जो है वो पुलिस जो है भारती के दामाद पर कर ही रही थी। और जैसा कि लास्ट लोकेशन जब मिला तो पुलिस ने सख्ती के साथ जो है वो मयूरेश से पूछताछ करने लगी, एक पुलिसी अंदाज में। उसके बाद जब पुलिसी अंदाज में मयूरेश से पूछताछ होने लगी तो मयूरेश टूट गया और उसने बताया हाँ, मैंने ही अपनी सास का मर्डर किया है। तो पुलिस ने कहा कि तुमने ये अकेले किया है या तुम्हारे साथ कोई और भी था? तो उसने कहा कि हाँ, मैंने ही मारा है और जो है इसमें मेरे साथ जो है मेरे 2 दोस्त शामिल हैं जो मेरे साथ गए थे। और इन्होंने पहले 10 तारीख को 10 जुलाई को ये मेरी सास जो मुझे बहुत परेशान करती थी, बार बार कॉल करती थी, बार बार कहती थी मुझे अपनी बेटी से मिलना है, मुझे अपनी बेटी से मिलना है, परेशान करती थी। और इसीलिए मैंने उनको 10 तारीख को कहा ठीक है आइए मैं आपको आपकी बेटी से मिलाता हूँ। और उसके बाद जो है मैं उनको 10 तारीख को आधे रास्ते से पिकअप किया और उसके बाद लेकर आने लगा। और जब आधे रास्ते आया तो मैंने देखा एक अंधेरा सा रास्ता था और सुनसान जगह थी। वहीं पर पहले मैंने अपनी सास के सर में 2 गोलियां मारी। फिर मुझे लगा कि शायद जो है ये कई बार लोग गोली लगने से कई बार लोग जिंदा हो जाते हैं, बच जाते हैं, तो कहीं ये बच ना जाए, इसीलिए मैंने अपनी तसल्ली के लिए इसका गला भी काटा। अच्छा, पुलिस काफी खुश कि बहुत ही जल्दी में हमने इस केस को जो है वो निपटा लिया, यानी कि बहुत जल्दी ही हमने अपराधी को जो है वो पकड़ लिया और इस केस का जो है वो एंड हो गया। उसके बाद उसे हिरासत में लिया और जेल भेज दिया गया। लेकिन जेल भेजा गया, लेकिन पुलिस को एक बात खटक रही थी, आखिरकार इतनी भी बड़ी बात क्या थी? वो अपनी बेटी से मिलना चाहती थी और उसकी बेटी जो थी वो प्रेग्नेंट थी, जिसका नाम प्रीति मयूरेश था। प्रीति मयूरेश से मिलना चाहती थी, तो इसमें गलत क्या है? हर माँ अपनी बेटी से मिलना चाहती है, तो वो अगर प्रीति से मिलना चाहती थी तो इसमें हर्जी क्या है? और मयूरेश कह रहा था कि वो परेशान करती थी उसकी सास,
ऐसा क्या परेशान करती थी, क्या वजह थी। फिर पुलिस जो है वो मयूरेश से एक बार पूछताछ के लिए पुलिस लॉकअप में जाती है, जहां पर पुलिस वो जहां पे जेल में था वहां पर पुलिस पहुंचती है और कहती है ऐसा क्या था कि तुमने अपनी सास को मार दिया, क्या परेशानी थी तुम्हें उससे। तो उसने कहा कि वो बार बार कहती थी कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है, मुझे ऐतराज था, मुझे नहीं मिलने देना था, लेकिन बार बार मुझे कॉल कर करके वो परेशान किया करती थी। तो पुलिस वाले कहते हैं ये बात कुछ हजम सी नहीं हो रही। उसने कहा कि तुम्हारी बीबी कहाँ है, अपनी बीबी से मुझे मिलवाओ, मुझे तुम्हारी बीबी से मिलना है, उसकी भी गवाही लेनी है। उसके बाद पहले तो मयूरेश इस बात को टालना चाहता है, लेकिन पुलिस वाले ये कहते हैं कि उसकी भी गवाही चाहिए, इसलिए तुम्हें जो है वो मिलाना पड़ता है। तो मयूरेश कहता है कि मैं कैसे मिला सकता हूं, मैं अपनी बीबी को आपसे कैसे मिला सकता हूं, जबकि मैंने अपनी बीबी का मर्डर 2022 यानी कि अगस्त 2022 में ही कर दिया है। तो यहां से सास की मर्डर से जो खुलती है पोल, जो सास के मर्डर से शुरू होती है, वो एक और कत्ल का मामला यहां पर सामने आता है, जो कि उसकी बेटी का था। यानी कि सास के मर्डर से पहले उसकी बेटी को मारा गया था। अब पुलिस सन्न हो जाती है, फिर कहती है कि आखिरकार जब वो माँ अपनी बेटी से मिलना चाहती थी, तुम्हारी पत्नी जो प्रेग्नेंट थी वो चाहती थी कि वो अपनी बेटी के पास जाए, मिले, उसकी सेवा करे, उसके साथ रहे, उसकी सपोर्ट करे। तो हर कोई माँ चाहती है अपनी बेटी से मिलना, तो इसमें मारने वाली क्या बात थी। चलो तुम्हें पसंद नहीं था, तुमने अपनी सास को मार दिया, लेकिन तुमने अपनी बीबी को क्यों मारा, क्या वजह थी तुम्हें अपनी बीबी को मारने की। उसके बाद जो है मयूरेश कहता है कि थी कोई वजह। उसके बाद पुलिस जो है वो कहती है कि मयूरेश जैसा दिखता है वैसा है नहीं, इसके पिछले रिकॉर्ड जो वो खंगाले जाए। उसके बाद 2013 की जो उससे शुरुआत होती है, उसके रिकॉर्ड जो है वो निकलकर सामने आते हैं कि 2013 में वो पहले आर्मी में था और उसका जो है बिहेवियर जो है वो थोड़ा क्रिमिनल माइंड था, इसलिए वहां से उसको निकाल दिया गया था। वो वहां से निकालने के बाद वो 2013 में ही जब बाहर आया तो उसने एक शख्स का मर्डर किया और वो मर्डर केस चल रहा था। उस केस के दौरान उसकी जो है मुलाकात प्रीति से होती है और उसकी बातचीत होती है, दोस्ती हो जाती है। उसके बाद जो है वो मयूरेश, उस केस के दौरान मयूरेश के पास करीब 9 लाख रुपए थे। 9 लाख रुपए जो है वो मयूरेश प्रीति को देता है और कहता है कि जब मैं जेल से छूट के आऊंगा तो मैं ये पैसे तुमसे ले लूंगा। ये बात वो प्रीति से कहता है। कहता मुझे पता है कि मुझे सजा इस मामले में नहीं होगी, जो इस मामले में मुझे सजा नहीं होगी, लेकिन जो उसने मर्डर किया था उसमें जो ग्राउंड लोअर कोर्ट थी, जो मर्डर किया था उसने 2013 में, वो जो लोअर कोर्ट थी उसने उसके उम्र कैद की सजा दी थी, लेकिन उसे पता था वो छूट जाएगा। उसके पास 9 लाख रुपए थे। उसने जब वहां से जब उसको उम्र कैद की सजा मिली तो उसने मुंबई के हाई कोर्ट में जो अपनी याचिका दायर की, वहां पर उसकी कार्रवाई हुई और सबूतों के अभाव में उसको वहां से रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद वो जेल से निकला। उसके बाद उसने धूमधाम से जो है वो प्रीति के साथ फिर शादी कर ली। शादी करने के बाद उनका जीवन बिल्कुल ठीक चल रहा था और फिर वो कहता है कि चलो हम घूम के आते हैं। मतलब ये सिलसिला चलता रहा काफी टाइम तक, 2013 से ये सिलसिला ऐसे चलता रहा जो कि 2022 तक आ गया था। जब शादी करे और वो शादी करने के बाद जेल से आया, जेल से आने के बाद वो कहा कि चलो हम कहीं घूम के आते हैं, सेलिब्रेट करते हैं कि मैं जो इस केस से रिहा हो गया हूँ, हम घूम के आते हैं। और उस टाइम 2022 में उसकी बीवी जो थी वो प्रेग्नेंट थी।
तो जो मयूरेश था वो अपनी बीबी यानी कि प्रीति मयूरेश को लेकर अलीबाग के एक लॉज में गया, जहां पर वो अपना जो रिहाई का खुशी थी वो सेलिब्रेट कर रहे थे। उसी दौरान जो है उसी लॉज में मयूरेश ने प्रीति से कहा कि मैंने जो पैसे तुम्हें दिए थे, 9 लाख रुपए जो मैंने तुम्हें दिए थे, वो पैसे कहाँ हैं? वो पैसे मुझे दो। लेकिन प्रीति उसे टाल रही थी, नहीं नहीं। लेकिन वो जबरदस्ती जो है करने लग गया, उनकी कहा सुनी भी हो गई इस मामले में कि मयूरेश ने फिर कहा कि मुझे जो 9 लाख रुपए मैंने तुम्हें दिए थे उस टाइम, वो पैसे मुझे दो। कहाँ है वो पैसे? तो प्रीति कहती है कि वो पैसे मैंने कहीं लगा दिए, क्योंकि 2022 में उसका मर्डर 2022 में वो रिहा होके आया था। जो केसों के अभाव में जो सबूत थे वो सही नहीं मिल पाए, या फिर क्या कहें, या उसका लक कहें, या कुछ भी कह लो, जो उसका अभाव रह गया, सबूतों का अभाव रह गया था, उस वजह से उसे मुंबई हाई कोर्ट से जो है वो रिहाई मिल गई। वो आया। उसके बाद 2021 में लॉकडाउन था, जैसा कि आप सभी जानते हैं 2021 में जो है वो लॉकडाउन चला। तो लॉकडाउन में जो है स्थितियां काफी जो है खराब थी। तो उसी टाइम जो है प्रीति ने वो पैसों को कहीं लगा दिया था या खर्च कर दिया था, कुछ भी लगा लो। तो पैसे प्रीति के पास नहीं थे, तो प्रीति आखिरकार मयूरेश को कहां से देती? तो उसके बाद जो है मयूरेश की और उनकी उसी लॉज की में काफी कहासुनी और यहाँ तक कि झगड़ा जो है वो हद से ज्यादा बढ़ गया, और गुस्से में आकर मयूरेश ने प्रीति का गला घोटकर कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद, गला घोटने के बाद वो प्रीति को एक गाड़ी में डालता है। गाड़ी में डालने के बाद वहीं के पास में एक खंडर था, उसी खंडर में ले जाकर वो उसकी लाश को फेंक देता है। अपनी प्रेग्नेंट बीवी को पहले वो मारता है, उसके बाद ले जाकर उसको खाई में फेंक देता है। और फिर उसके बाद वो वापस आता है और रूटीन की तरह अपनी लाइफ जो दिनचर्या जो वो शुरू करता है, जीता है, और बिल्कुल ऐसा लोगों को जाहिर करता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उधर प्रीति की जो माँ थी भारती, 2021 तक उसकी रेगुलर बात होती थी प्रीति से, प्रीति उससे मिलने भी जाया करती थी। लेकिन 2022 में ऐसा क्या हुआ कि प्रेग्नेंट होने के बाद उसकी बेटी ना कॉल कर रही है, ना बात कर रही है, कॉल आने का मतलब रिसीव भी नहीं कर रही है, और ना ही कभी मिलने जा रही है। तो उसकी माँ का कॉल को बार बार उसके दामाद पर आता था कि वो कहती थी कि उससे बात करवाओ, उससे मुझे मिलना है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसकी सेवा करनी है, उसकी देख रेख करनी है, मैं उसकी माँ हूं। लेकिन जो मयूरेश वो बार बार टालता था। आखिरकार कहां से मिलाता? क्योंकि वो उसका पहले ही कत्ल कर चुका था। लेकिन जब उसकी माँ नहीं मानी और उसने कहा कि मैं खुद ही आ रही हूं वहां मिलने, जब तो मयूरेश ने सोचा कि उसका भांडा जो वो फूट जाएगा और इससे जो है पता चल जाएगा कि उसकी बेटी नहीं मिलेगी तो कार्रवाई होएगी और मामला जो है सामने आएगा। तो उसने एक प्लान बनाया कि जैसे मैंने अपनी बीबी को रास्ते से हटा रखा है, वैसे क्यों ना मैं अपनी सास को भी मार कर कहीं फेंक दूं और पता ना चले, और मेरी जिंदगी फिर से भी खुलेआम जिंदगी जो मैं वो जी सकूं। ये प्लानिंग करके वो अपने 2 दोस्तों के साथ जाता है और भारती को आधे रास्ते से पिकअप करता है और गाड़ी में ही लेकर आता है, और सुनसान अंधेरी रात देखकर वो अपनी सास के सर में पहले 2 गोलियां मारता है, और फिर कहता है कि शायद ये बच ना जाए, इसलिए उसके गले पे तेज धार चाकू से वार करके मार देता है। और उसके बाद वो जो सबूत थे, जो इतने भी जेवर वगैरह उसने पहन रखे थे, भारती ने पहन रखे थे, सारे उतार लिए, यहाँ तक कि कपड़े भी उतार लिए थे कि इसकी शिनाख्त ना हो। और जो फोन था, जितनी भी चीजें थी, पर्स, फोन, जो भी बैग वोग था, सब कुछ जो ले लिया। और उसके हाथ में चश्मे का जो बॉक्स वो शायद वो कहीं से रह गया था, और जब लास्ट वो फेंक रहे थे तो वो चश्मे का बॉक्स जो वो गिर गया और उनकी नजर उस बॉक्स पे नहीं पड़ी, क्योंकि वो छोटा सा सामान था, उस ओर उनका ध्यान नहीं गया। तो इस तरह जब उन्होंने लाश को फेंका और वहां से निकल गए, वो बॉक्स वहीं गिरा रह गया, और जो कि वो ही उस दिन पुलिस के हाथ लगा था।
यानी कि 10 जुलाई को वो पुलिस के हाथ जब वो लगा था बॉक्स, उसके माध्यम से, उस बॉक्स के माध्यम से जो है वो कातिल का पता चला। और फिर एक कत्ल के जरिए 2 कत्ल का राज जो वो सामने खुला। फिर उसके बाद जो है खुद से कबूल किया, जब मयूरेश ने खुद से कबूल किया, सारे जो है गवाह जो है उसके खिलाफ तैयार किए गए और उसे सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी जो है वो सजा की अपील की गई। और ये थी आज की स्टोरी। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे थे, कमेंट करें इस स्टोरी के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, और आगे इस वीडियो को शेयर करें। अपना सपोर्ट हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें। लगातार हम जुड़ते रहेंगे आपको एक नई नई स्टोरी के साथ, नई नई कहानियों के साथ। और 2-3 दिनों से हम नहीं आ पा रहे थे लाइव, क्योंकि सर्दी का मौसम है, थोड़ा सा तबीयत जो है वो खराब चल रही थी। और दुआ करते हैं आप सभी ठीक होंगे, और मिलते हैं फिर अगली स्टोरी में। धन्यवाद।